स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच और हम बात कर रहे हैं सिप्री रिपोर्ट की। दैट मीन्स स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, जो अपने एनुअल एक प्रकार से 5 साल के पुराने आर्म्स रिकॉर्ड को लेके पूरे वर्ल्ड ओवर के जियोपॉलिटिक्स को हमें समझाता है। द सिप्री रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द वे आर्म्स आर बॉट एंड सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक प्रकार से जहां से डिमांड और सप्लाई पूरी की जाती है ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड असॉल्ट आर्म्स, जिसमें मिसाइल से लेके वेपन्स तक जो मास असॉल्ट्स के लिए यूज़ की जाती हैं, उनके आर्म्स डीलिंग के बारे में ये रिपोर्ट हमें बताती है। और एक प्रकार से इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है that where the conflicts and theaters of conflicts are in the world, और साथ ही साथ कौन ये सामान बेच रहा है और कौन सबसे ज़्यादा ये सामान खरीद रहा है। 2 देशों के नाम इस रिपोर्ट में हर साल चर्चा में रहते हैं। एक भारत, जिसके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट दूसरा और तीसरा नाम जो रहता है वो है यूएस और रशिया का। हालांकि अब ये नाम हट रहे हैं इन सारे लिस्ट से, एंड यू हैव न्यू एंट्रेंट्स लाइक कतर। सो व्हाई the job for us is to see why countries like India and Qatar are buying more and more arms। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएस का भी नाम इस रिपोर्ट में रहता है, खरीदने के क्रम में नहीं, बेचने के क्रम में। यानी कि द वर्ल्ड ओवर यूएस एक प्रकार से हेजेमोनिक रोल प्ले करता है। वी विल सी द रीजंस व्हाई कि यूएस की हेजेमनी इस आर्म्स ट्रेड में खत्म की जा रही है या खत्म हो रही है, और यूएस को सप्लांट करने वाले कौन से दूसरे नेशंस हैं। यू कैन वेरी वेल गेस, आप गेस कर सकते हैं यूएस को दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर कौन चैलेंज कर रहा है। लेट अस सी वेयर योर गेस टर्न्स आउट, एंड एज वी विल अनफोल्ड द रिपोर्ट्स विल कम टू नो कि कौन बड़े बायर्स हैं और कौन बड़े सेलर्स हैं। सो व्हेन वी गो थ्रू दिस रिपोर्ट पर्टिकुलरली, सबसे पहला 5 पर्टिकुलरली 5 कंट्रीज जो आर्म्स एक्सपोर्टर हैं, यूएस अभी भी उस लिस्ट में या उस श्रेणी में सबसे ऊपर है। बट इफ़ यू नो द न्यूएंसेस थ्रू इट, हम देखेंगे कि ये हेजेमनी चैलेंज भी की जा रही है। सो फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट इज यूएस, फॉलोड बाय रशिया। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्म्स एक्सपोर्ट की 40% शेयर कैपिटल आज भी यूएस के पास है। सो आप कह सकते हैं कि अंकल सैम इज स्टिल द किंग। बट यू नो वॉट, रशिया इज एट डिस्टेंट 16%। सो रशिया जो है उसके बाद में 16% होल्ड करता है ऑल ओवर मार्केट कैप। और उसके बाद जो सरप्राइज एंट्रेंट है वो है फ्रांस। जी हाँ, इट इज नॉट रशिया बट इट इज एक्चुअली फ्रांस विच इज थ्रेटनिंग यूएसएस पोजिशन एज द टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। सो फ्रांस अपना गेम बहुत आगे कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर आप वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में ध्यान देंगे या इस रिपोर्ट में ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रिगेट्स या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स अगर कोई दे रहा है तो वो फ्रांस है। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा सबमरीन्स या वेसल्स, पर्टिकुलरली नेवी के यूज़ के इक्विपमेंट्स अगर कोई दे रहा है, सो दैट इज़ जर्मनी। एंड इन बोथ ऑफ दीज स्पेसेस यूएस इज चैलेंज्ड। सो ट्रेडिशनल चैलेंज यूएस को रशिया से नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस और जर्मनी से। Now what about the other very important countries which are importers, यानी कि जो largest arms importer हैं, इंडिया उस क्रम में सबसे पहले है। इनफैक्ट ये पहले भी इंडिया के लिए टॉप पोजीशन रहा करता था। वी आर द बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। हालांकि ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वी विल ऑल्सो सी दैट। बट यू नो, अ सरप्राइज थिंग दैट हैज हैपेंड, एक बहुत ही अजीब चीज अगर हम कहें तो is that सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अब कॉन्फ्लिक्ट में होने की वजह से आर्म्स इंपोर्टर बन रही हैं। और हम ये सोचते हैं while we are studying international relations कि सऊदी अरेबिया ऐसे क्यों हो सकती है या ऐसा मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है जो वहाँ पर आर्म्स की तादाद या आर्म्स के इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो हम जानते हैं that we have our difficult neighbors out there, that is in China और in Pakistan's name, but सऊदी अरेबिया के पास ऐसा क्या है? सो वी विल आल्सो सी दैट एंड व्हाई कतर आफ्टर सऊदी अरेबिया इज आल्सो द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। सो दैट इज वेरी परप्लेक्सिंग। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है इस रिपोर्ट में आई हुई। एंड फाइनली, क्या वॉर की वजह से यूक्रेन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा? ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट ये बताती है पर्टिकुलरली
कि 2018 से लेके 20 तक यूक्रेन ने ज्यादातर आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं किए, वो कतार में बहुत सबसे पीछे थी, वो लाइन में सबसे पीछे थी। लेकिन यूक्रेन में 2022 में 2022 में यूक्रेन ने सबको पीछे छोड़ दिया, एंड फॉर जस्ट 1 ईयर इट वाज द टॉप आर्म्स इंपोर्टर फॉर द होल वर्ल्ड। ये रिपोर्ट 5 साल के आर्म्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेडिशंस को या ट्रेंड्स को दर्शाती है। सो 5 साल का समय, यानी कि 2018 टू 2022। लेकिन उसके बाद की ट्रेंड्स को ये दर्शाती नहीं है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 2022 पर्टिकुलरली में यूक्रेन इस सीढ़ी पे सबसे ऊपर है, इस कतार में सबसे ऊपर है। बट व्हाट अबाउट द इम्पॉर्टेंट टेक अवेज फ्रॉम दिस रिपोर्ट? अगर इस रिपोर्ट से अगर आप देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें नोट करने के लिए क्या है एज ए यूपीएससी स्टूडेंट। देखिए, पहले ये बताया जाता था 2013 से लेकर 18 तक के ट्रेंड्स हैं सिप्री के पास, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ऑफ रिसर्च के पास। तो ये कहते हैं कि देखिए, पहले अफ्रीका में बहुत ज्यादा वॉर्स होते थे। सो यू हैड अफ्रीका एज द मेजर थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें वॉर्स से ज्यादा अगर मैं कहूं तो इंटरनल कू, रिबेलियंस, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स की वजह से अफ्रीका जो था इंपोर्टर ऑफ आर्म्स ज्यादा था। उस चीज को रिप्लेस कर दिया गया है। नाउ अफ्रीका हैज डिक्रीज्ड इट्स आर्म्स इंपोर्ट बाय ऑलमोस्ट 40% फ्रॉम इट्स लास्ट 5 years ट्रेंड। तो पिछले के 5 साल के तवज्जो में अगर मैं कहूं तो 40% आर्म्स इंपोर्ट अफ्रीका ने डिक्रीज किया है। बट उसी पसोपेक्ष में, यानी कि उतनी ही प्रोबेबिलिटी में, मिडिल ईस्ट ने आर्म्स इंपोर्ट करना ज्यादा शुरू कर दिया है। सो द थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर शिफ्टिंग। अफ्रीका से शिफ्ट होकर वो मिडिल ईस्ट है। हालांकि सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट वाइज अगर कोई आर्म्स इंपोर्ट करता है, सो दैट इज ऑफ कोर्स एशिया एंड ओशनिया। सो एशिया जरूर करता है, लेकिन एशिया के बाद यू हैव मिडिल ईस्ट। सो मिडिल ईस्ट एक्चुअली इज द न्यू मार्केट फॉर आर्म्स, वेयर सऊदी अरेबिया एंड कतर आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सऊदी अरेबिया और कतर दोनों लीड कर रहे हैं। इसके क्या रीजंस है, वी विल ऑल्सो सी। एंड यू नो व्हाट, फ्रांस इज द न्यू चैलेंज टू यूएस, बिकॉज आर्म्स मार्केट में अपने आप को काबिज करने के लिए एक नए व्यक्ति की एंट्री हुई है। यूएस और रशिया, ये दोनों एक ट्रेडिशनल आर्म्स एक्सपोर्टिंग पावर हाउस रहे हैं, लेकिन रशिया का दबदबा गिरा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स, इसके एक्सपोर्ट्स 16% है, यूएस के 40% है। सो इट इज द सेकेंड नंबर इज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट। बट यहां पर जो नए एंट्री हुई है, द न्यू किड ऑन द ब्लॉक इज एक्चुअली फ्रांस। सो फ्रांस चैलेंज कर रहे हैं यूएस को। रशिया के ऊपर हुए बहुत सारे सैंक्शंस के वजह से भी रशिया बहुत पीछे है। बट नाउ यूएसएस हेजेमनी इन आर्म्स ट्रेड इज एक्चुअली चैलेंज्ड बाय फ्रांस, राइट? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें देखने को मिल रही है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया की रिपोर्ट को, पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कंपैरिजन में सिप्री ने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है। देखिए, हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में हम सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। हमारा शेयर 11% है वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि वर्ल्ड्स आर्म्स ट्रेड सप्लाई में, एज फार एज द इंपोर्ट्स आर कंसर्न्ड। सो दैट इज अ ह्यूज, इफ यू वुड से, क्वेश्चन मार्क ऑल्सो ऑन आवर पॉलिसी, कि हमारी पॉलिसी ऐसी क्यों है कि हम सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं, यानी कि हम विश्व में सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं आर्म्स को इंपोर्ट करने के लिए। ऐसा क्यों? दूसरी सवाल जो आपको पूछनी चाहिए कि अगर हम सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें आर्म्स देने वाले हैं कौन? देखिए, सबसे ज्यादा आज भी रशिया ही हमें आर्म्स प्रोवाइड करता है एट द रेट ऑफ 40%। सो इंडिया जितने भी आर्म्स इंपोर्ट करते हैं उसका 40%, 40% रशिया ही हमें एक्सपोर्ट करता है। बट यू नो व्हाट, रशिया अपने इस पोजीशन पे काफी वीक हो चला है। 5 साल पहले, यानी कि 2013 से लेके 2018 के आंकड़े ये हैं कि रशिया 64% शेयर होल्ड करता था। अब 64% से गिरकर रशिया 40% शेयर ही होल्ड करता है। एंड यू नो व्हाट वाज द मोस्ट new thing which is out there in this report is that second position US की नहीं है. Second position is actually taken by France. So the France is the new emerging favorite of Indians actually. ये तो सब लोग जानते हैं कि राफेल की डील हुई थी इंडिया और फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ, जिसे ये सेकेंड पोजीशन पे पहुंचा देती है. ऑलमोस्ट ये कहा गया है कि 500% इजाफा हुआ अचानक इन द डील्स डन विद द फ्रेंच गवर्नमेंट, यानी कि पिछले डील्स के अनुसार 500% ज्यादा एक प्रकार से एग्रीमेंट्स हुए फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ
for purchasing not just Rafale but also submarine projects. So we also have many naval projects signed with Rafale other than with France, other than Rafale. So ये फ्रांस को हमारा नया फेवरेट बनाता है। और इसी से जुड़ा सवाल जो इस रिपोर्ट में तो नहीं है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि इसके बावजूद भी इंडिया में या इंडिया की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इतनी स्लो है, ये रिपोर्ट कह रही है, सिप्री रिपोर्ट कह रही है, और वहां पर आर्म्स इंपोर्ट करने की गतिविधि इतनी स्लो है कि और आर्म्स जाने चाहिए थे लेकिन वो जा नहीं पाए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क कि क्या हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट वर्क नहीं कर रहा है, क्या हमने अपने आत्मनिर्भरता को ठीक तरीके से नहीं लिया है। दैट इज वाई वी हैव बिकम द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। क्या इस बात में सच्चाई है? वी विल सी। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से कुछ फैक्ट्स हमने लिए हैं आपके सामने रखने के लिए कि किस तरीके से हम इंडियनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि हम स्वायत्तता को प्रमोट कर रहे हैं इन आवर डिफेंस सिस्टम्स। सो फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति कोविंद ने अपने बजट भाषण में ये कहा था कि अब हमें 87% अप्रूवल्स मिल रहे हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि 87% मॉडर्नाइजेशन हम भारत में ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वी ऑल्सो नो दैट वी हैव मेड, जिसकी तस्वीर मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, तेजस द LCA सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ आवर फ्लैगशिप इवेंट्स ऑफ इंडियनाइजेशन कि भारत में स्वायत्तता हम फाइटर जेट क्राफ्ट्स में भी ला रहे हैं। तेजस इज वन सच एग्जाम्पल, एंड यू नो व्हाट, हमने तेजस को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आर आवर फर्स्ट कस्टमर्स वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग तेजस। नॉट ओनली दिस, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ये भी बताता है कि बाय इंडियन IDDM कैटेगरी लॉन्च की गई है, यानी कि इसमें एक IDDM कैटेगरी जोड़ा गया है विच इज इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। तो ऐसा नहीं है दैट सिर्फ डिजाइन होगा, डेवलप कहीं और से होगा, मैन्युफैक्चर कहीं और से होगा। तीनों स्टेज, तीनों प्रोसेशंस अगर कोई वेपन्स के बन रहे हैं तो तीनों एक तरीके से भारत में ही किए जाएंगे। और मान लीजिए अगर कुछ ऐसे आर्म्स हों जिनका डिजाइन यहां पर नहीं हो सकता, प्रोडक्शन हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, तो ऐसे के लिए वी ऑल्सो हैव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉड्यूल, जिसके तहत हम हेलीकॉप्टर्स हों या डिज़ाइन एयरक्राफ्ट्स हों या सबमरीन्स हों जो बाहर डिज़ाइन हो और भारत में बने, ऐसे भी व्यवधान या ऐसे भी प्रावधान टेनेट्स वी हैव पुट इन आवर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट। और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली हर्क्यूलिन एयरक्राफ्ट्स के लिए टाटा और एयरबस की जॉइंट वेंचर हुई। ब्रह्मोस इज अ वेरी वैलिड एग्जाम्पल कि कैसे जॉइंट वेंचर काम करता है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 75 फॉर सबमरीन्स, एंड दिस प्रोजेक्ट वी हैव विद फ्रांस। सो इंडियनाइजेशन की कहानी, एक सक्सेस एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत हैं, जैसे पिनाका रॉकेट्स हों या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हों, जैसे आकाश। So these are some of very good examples. For example, Akash की particular story ये है कि we have taken a lot of technological innovatives and help from Israeli aerospace. So ये to and fro technological exchange को भी बढ़ावा देता है और साथ ही साथ भारत में डिफेंस इंडस्ट्री को भी काफी एम्प्लॉयमेंट देता है। मिंट की रिपोर्ट ये बताती है दैट एट 2.93 मिलियन वी आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स। द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डिफेंस एम्प्लॉयर हैं। द सेकेंड इज यू नो व्हाट, US। सो हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, हम साथ ही साथ इंडिजिनाइजेशन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ फॉल आउट्स भी हैं। वो क्या फॉल आउट्स हैं, वी विल सी एट द लेटर ऑफ द डे। बट यू नो व्हाट, सबसे दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कतर की, कि देखिए कतर अचानक बहुत सारे वेपन्स इंपोर्ट कर रहा है। कतर एंड सऊदी बोथ आर इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ वेपन्स, और इसके कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। बिफोर वी गो टू दैट स्टोरी, आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आपकी भी स्टोरी है दैट यू हैव प्रिपेयर्ड या आप प्रिपरेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं फॉर सिविल सर्विसेज। और मैं जानता हूं स्पेसिफिकली एट स्टडी IQ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मन में रहता है कि सर ठीक है, प्रीलिम्स तो हमारा पास हो जा रहा है, व्हाट अबाउट मेंस। पर्टिकुलरली हम मेंस एक ऐसे कोचिंग से करना चाहेंगे जो हमें हैंड टू हैंड अप्रोच, यानी कि सामने बैठाकर पढ़ाए और साथ ही साथ आंसर राइटिंग करवाए। एक ऐसा अप्रोच जो हमें लगे कि भैया हमारी हाथ पकड़ के आपने हमारे साथ मेहनत की है। एंड यू नो व्हाट,
स्टडी IQ आपके इस डिमांड को भली भांति समझता है. That is the only reason that we have launched prelims till interviews मेंस गाइडेड प्रोग्राम. जी हाँ, आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे. और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इस कोर्स की पर्टिकुलरली इज द रेसिडेंशियल, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम. कि जैसे ही आप प्रीलिम्स पास करतेंगे, चाहे आप झांसी में हो, चाहे आप झारखंड में हो, चाहे आप इंदौर में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, आप कहीं भी हो देश के कोने पे, वी विल इनवाइट यू टू दिल्ली. इतना ही नहीं, एट नो एडेड कॉस्ट वी विल मेक श्योर कि आपकी मेंस की तैयारी और किसी भी अन्य स्टूडेंट से एक कदम आगे रहे. जिस फैकल्टीज को आपने, जिन्हें हमें आपने ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखा है, वी विल मेक श्योर कि आप ऑफलाइन हमारे साथ पढ़ें. ये एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा. आपके रहने खाने पीने का खर्चा स्टडी IQ निर्वाहन करेगी और साथ ही साथ एक ही लक्ष्य लेकर आगे चलेगी कि कम से कम आपका नाम मेंस लिस्ट, इंटरव्यू लिस्ट और उसके बाद में फाइनल लिस्ट, जो मेरी दिल इच्छा रहती है कि देखी जाए. देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस होता है. जब साथ में मिल बैठ के तैयारी की जाती है, दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग एज वेल एज क्रूशियल फेज. बिकॉज आपकी सिलेक्शन इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स से होगी, ना कि प्रीलिम्स के मार्क्स से. प्रीलिम्स का मार्क्स विल हेल्प यू क्रॉस द स्टेज. और एक्चुअली जब दूसरे क्लासेस पर्टिकुलरली और अन्य क्लासेस में जहां पर आप कोचिंग करते होंगे या आपने अपने दोस्तों को सुना होगा कोचिंग करते हुए, दे फिनिश देयर सब्जेक्ट बिफोर प्रीलिम्स, यू नो व्हाट. और प्रीलिम्स के पहले आपकी सब्जेक्ट्स कोचिंग्स खत्म होती हैं और उसके बाद आप प्रीलिम्स देते हैं. अगर पास हुए तो ठीक, नहीं पास हुए तो आप उसी साइकिल में वापस जाते हैं. तब आपका हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं होता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं तो मेंस के वक्त जो अकेलापन महसूस होता है वो बहुत खतरनाक है. हम नहीं चाहते कि ये चीज किसी भी स्टूडेंट के साथ हो. सो व्हेन यू टेक दिस प्रोग्राम, आप प्रीलिम्स पास करने के बाद हमारे साथ अगेन, भले ही हमारे सारे लेक्चर्स खत्म हो गए हों, लेकिन मेंस के लेक्चर्स वापस शुरू होंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट आप आंसर राइटिंग पे फोकस करें. सो आवर फैकल्टीज आर विथ यू. हमारी गाइडेड प्रोग्राम्स आपके साथ हैं, हमारे मेंटर्स आपके साथ हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर नोट्स, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि देखिए, एग्जाम में एक भरोसा कि मैं एग्जाम दे रहा हूं और मेरे साथ, मेरे पीछे कोई है साथ में तैयारी करने वाला, तैयारी करवाने वाला. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस कोर्स, जो अन्य किसी और कोचिंग्स में आपको नहीं मिलेगा. रिसेंटली जब कोर्स लॉन्च हुआ, डिमांड्स काफ़ी बढ़ी एंड दैट इज़ वाई वी हैव लोअर्ड द प्राइजेस प्रोवाइडेड यू यूज द कोड ASH-LIVE. देखिए, इससे कम प्राइजेस में फाउंडेशनल कोर्स के साथ मेंस रेसिडेंशियल कोर्सेज और कहीं नहीं मिल सकती. जी हाँ, यू विल बी कॉल्ड टू दिल्ली द मोमेंट यू क्लियर योर प्रीलिम्स एंड विल मेक श्योर दैट यू मेक इंटरव्यू और उसके बाद यू मेक टू योर फाइनल लिस्ट. सो आपके सपने के लिए हमने यहाँ तक कदम उठाया है. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेक द कोर्स, take the code, enroll it and see the difference for yourself. Okay, so I hope you use that code, I hope you use the course और अपने ड्रीम्स को एक्शनेबल थियोरी में बदलिए. सिर्फ ड्रीम्स मत देखिए, उसके आगे भी बढ़िए. राइट, फाइन. कमिंग बैक टू आवर इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट कतर, कि कतर ऐसा क्या कर रहा है या मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या हो रहा है जो आर्म्स इंपोर्ट करने की बहुत बड़ी नौबत है. नंबर 1, ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ने कतर को नेशनल या इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड में सबसे ऊपर ले आया है. जब से फीफा का वर्ल्ड कप कतर में हुआ है, देयर हैज बीन इंक्रीजिंग टेंडेंसीज ऑफ आर्म्स ट्रीटीज बिटवीन कतर एंड US and US only. So if you are seeing this bar graph, अगर आप ये बार ग्राफ देख रहे हैं, particularly 2015 के बाद ये कतर का particularly एक तरीके से increasing arms import दिखाया जा रहा है और इसमें जो blue marks हैं वो US के शेयर हैं and what you see in dark red or maroon is France followed by Germany. So you can imagine कि 2022 में वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन उसके
यानी कि 5-6 साल पहले से आर्म्स ट्रेड कतर में या आर्म्स इंपोर्ट कतर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों? वाई? ये तो एक एक प्रकार से ये सिम्टम है, लेकिन इसका रीजन क्या है? दैट रीजन इज सीन बाय स्ट्रैटेजिस्ट एज समथिंग एल्स। ये रीजन एक्चुअली 2015 के बाद से शुरू हो रहा है। कब? when the JCPOA is coming to end. JCPOA is nothing but Joint Comprehensive Plan of Action, जो बराक ओबामा ने एक जमाने में ईरान के साथ साइन किया था। दिस वॉज अ वे ऑफ स्टॉपिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम्स दैट ईरान हैड एनविसाज्ड फॉर देमसेल्व्स, कि ईरान अपने पर्टिकुलरली सिविल न्यूक्लियर और मिलिट्री न्यूक्लियर प्लान को खत्म कर दे, बंद कर दे, और उसके साथ यूएस की जो संधि थी वो 2015 के बाद खत्म हो जाती है। पर्टिकुलरली इसी टाइम पीरियड के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं और जेसीपीओए रिवाइव नहीं हो पाता है, यानी कि ईरान के साथ यूएस की डील रिवाइव नहीं हो पाती है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हो या सिविल मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो, ईरान अब धड़ल्ले से उनका उपयोग कर रहा है या प्लूटोनियम को एनरिच कर रहा है। इट इज एक्चुअली टू काउंटरवेट ईरान को एक प्रकार से काउंटरवेट करने के लिए यूएस कतर को यूज कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कतर इज इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ असॉल्ट वेपन्स और लॉट ऑफ स्ट्रैटेजिक आर्म्स डील्स विथ यूएस पर से। इतना ही नहीं, ये जान के हैरानी होगी कि कतर इज ऑल्सो टू बी यूज्ड एज अ काउंटरवेट टू सऊदी अरेबिया भी आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है। बट आपको पता है सऊदी अरेबिया के जो मेगा ट्रेड पार्टनर्स हैं वो कौन है? बहुत लोगों को ये लगता है कि सर यूएस होगा। जी नहीं, इट इज एक्चुअली रशिया एंड चाइना। यू नो व्हाट, वेरी रिसेंटली सऊदी और ईरान दोनों में संधि हुई है, दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस वापस रिवाइव हुए हैं, एंड यू नो हु इज मीडिएटिंग देम? इट इज नॉट यूएस, इट इज एक्चुअली चाइना। सो शी जिनपिंग इज प्लेइंग हिज डिप्लोमेटिक गेम्स पर्टिकुलरली इन मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट अब एक नया आर्म्स हब बन रहा है, एक नया आर्म्स ट्रेडिंग हब बन रहा है, और वहां पर कतर को यूज कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी को यूज कर रहे हैं अब रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली चाइना। नाउ अदर देन दिस, इसके अलावा चैलेंजेस इंडिया के लिए क्या है? एंड दिस इज वन ऑफ द लास्ट स्लाइड्स दैट वी विल डिस्कस। व्हाट इज द चैलेंजेस? जैसे कि मैंने आपको कहा, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से जुड़े हुए सारी चीज अच्छी नहीं है, कुछ चीज हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। काउंटर प्रोडक्टिव यानी कि जो हमें हेल्प नहीं करती। नंबर 1, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ये कहती है दैट 30 to 60% इंडिजनाइजेशन होना चाहिए। एक सुई से लेके एरोप्लेन भी खरीदें उसमें भी। इससे क्या हो रहा है? What is happening with this is that some of the cutting edge technologies are not imported in India. कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो दूसरे देश हमें देना नहीं चाहते या साथ में बनाना नहीं चाहते, इसीलिए हम इन चीजों के लिए पिछड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हमारे यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, या डबल इंजन ट्विन इंजन फाइटर क्राफ्ट नहीं बन रहे हैं। तेजस इज नॉट अ ट्विन इंजन फाइटर क्राफ्ट बाय द वे। सेकेंड रीजन, 2030 तक ये कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के पास अपनी 30 स्क्वाड्रंस ही रहेंगी एज कंपेयर टू 42 स्क्वाड्रंस, जो उसकी गिवन स्ट्रेंथ है। हमारे इंडियन एयरफोर्स की एट अ टाइम गिवन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फाइट अ साइमल्टेनियस वॉर विद बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 2030 तक हमारे पास 30 स्क्वाड्रंस बचेंगे, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स एट अ टाइम अपने डजन से लेके 2 से 3 डजन फ्लाइट्स को ग्राउंड करता है, राइट? एंड वी हैव एजिंग फ्लाइट स्क्वाड्रंस, पर्टिकुलरली द स्क्वाड्रंस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम रशिया, सुखोई हो या इवन मिराज हो, सो दे आर एजिंग। इतना ही नहीं, जो हमारी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर तेजस की ही बात की जा रही है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेंगलुरु में फैसिलिटी है, वो साल में 8 से 10 मैक्सिमम तेजस बना सकती है, जो स्क्वाड्रन का हाफ है। एक स्क्वाड्रन में 16 फ्लाइट्स या 16 फाइटर क्राफ्ट्स होने चाहिए। सो यू कैन इमेजिन फॉर 1 ईयर इट विल टेक 2 ईयर एक्चुअली टू पुट 1 स्क्वाड्रन इन प्लेस। ये इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इस डिमांड और सप्लाई जो बनी हुई है इसे मैप नहीं कर पा रही। दैट इज द रीजन। थर्ड, almost 80% of India's fleet of choppers have already outlived. हमारे जो हेलीकॉप्टर्स के प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। जनरल बिपिन रावत की भी शहादत या वो शहीद हुए
in one of the malfunctioning choppers. So हमारे choppers की हालत भी इतनी खराब है that they have outlived their span of 30 years. इतना ही नहीं, हमने रशिया के साथ कैमोव 2260 की निर्माण के लिए एक जॉइंट वेंचर साइन किया था, बट उसके कॉस्ट को लेकर अभी तक वो जॉइंट वेंचर लागू नहीं हुआ है. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लागू नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ इंडिजनाइजेशन. नाउ दीज आर सम ऑफ द फॉलआउट्स जो रिपोर्ट नहीं बताती है, जो सिपरी की रिपोर्ट यानी कि स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च की रिपोर्ट नहीं बताती है. बट दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की है, बिकॉज वी आर पुशिंग अ ह्यूज इंडिजनाइजेशन ड्राइव. और उसी के वजह से जो डिमांड जारी हुई है वो हमारी इंडिजिनियस इंडस्ट्री, हमारी इंडिजिनियस स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजीज नहीं पूरी कर पाती. डिमांड हम ड्रोन्स में पूरी कर पा रहे हैं, राइट. डिमांड्स हम असॉल्ट वेपन्स में पूरी कर पा रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स में यानी कि सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट्स में ठीक ठाक पूरी कर पा रहे हैं. बट चॉपर्स हो या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हो, there we are lagging, right. We also have good performing what you call as industries, particularly defense industries, जहां पर private participation बहुत ज़्यादा है. Thanks to DRDO, the innovation is going full throttle. But जहां पर conventional security versus innovation का सवाल आता है, we always go with security. We want to import more, और innovation अपने हिसाब से आगे के 10-15 साल के स्पैन में जरूर पूरा होगा. सो दिस वाज अ होल राउंडेड अप्रोच और द व्यू ऑफ द SIPRI रिपोर्ट ऑन डिफेंस मैनेजमेंट्स एज वेल एज इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट ट्रेडिशंस. वी आर ऑल्सो बिकमिंग एन आर्म्स एक्सपोर्टर, लेकिन इंडिया इतना ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं करता है जितना कहा भी जाए. सो टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर में भी हम नहीं आते हैं. But nevertheless, this is one of the few goals that we have. और शायद आगे 5 साल बाद आने वाली सिपरी रिपोर्ट्स में we will also feature as one of the arms exporter, जैसे आज चाइना है. Thank you for watching Policy Watch. My name is Ashish. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.